हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विजडम राइज। आज हम अपना एक टॉपिक एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं क्या एटॉमिक मास है, क्या एटॉमिक नंबर है, या फिर क्या मास नंबर है, या फिर क्या मॉलिक्यूलर मास होता है और क्या एवरेज एटॉमिक मास होता है। इन कुछ टर्म्स में हम कंफ्यूज होते रहते हैं, तो उस टर्म्स को आज हम क्लियर करेंगे। तो उस टर्म को एटॉमिक मास क्लियर करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक चीज़ बता देती हूँ। जैसे कि क्या, ये एक एटम है, एटम के बीच वाले पार्ट को एटम का न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं हम, ताकि इसका सिंबल भी साथ में हो जाए। तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। अब न्यूक्लियस के अराउंड में क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। इसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है उसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड मूवमेंट करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं ये वज़न में थोड़े होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनका वज़न बहुत कम होता है। इसीलिए जो एटम होता है उसका सारा वेट उसके न्यूक्लियस में ही सेंटर्ड होता है। मतलब किसी भी एटम का सारा वेट उसके न्यूक्लियस में ही सेंटर्ड होता है। अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर पर। तो एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, जो होता है किसी न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर या फिर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर या इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर होता है। अगर वो कोई आयन है तो उसका एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा। आयन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला या नेगेटिव चार्ज वाला। जैसे मान लो मैंने लिया B और B प्लस, ये मैंने दो आयन लिए, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। ठीक है, अब जो B माइनस या B प्लस है तो इसमें क्या हुआ होगा, जो B माइनस है इसका मतलब माइनस लगा है तो इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि आपका जो प्रोटॉन होता है वो सेंटर में होता है। तो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाले आयंस में क्या होता है, कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आके इसके ऑर्बिट में आ जाता है, तो ये बन जाते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। और ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव चार्ज वाले से कहीं से प्रोटॉन आके बन जाता है, प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पॉजिटिव चार्ज वाले में क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव में हो रहा है या वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज होते हैं, ना कि प्रोटॉन्स के नंबर। क्यों नहीं चेंज होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली सेंटर में रहते हैं। दूसरा रीज़न, वो काफ़ी भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन की तुलना में। तो हम इतने सारे बॉक्स को खुलते खुलते यहाँ तक आए और प्रोटॉन को निकालें तो बहुत एनर्जी लॉस होगी। इससे बढ़िया हम इलेक्ट्रॉन को यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई आयन बनता है किसी एलिमेंट से, न्यूट्रल एलिमेंट से आयन का फॉर्मेशन होता है, तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, ना उसके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, ना कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। तो कोई आयन होता है उसका एटॉमिक नंबर हमेशा उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं A से। ये किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास से पहले हम आते हैं मास नंबर। ठीक है, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं A से। ये होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। कहीं मास नंबर को ही एटॉमिक मास भी रख देते हैं, लेकिन एटम में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी तो है ना, तो उनका भी मास ऐड करना है। तो ये होते हैं मास नंबर। ठीक है, अब आते हैं एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लेकिन हमको ये अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत हल्के होते हैं, तो इसका वेट पॉइंट में आता है, तो हम इसके वेट को कंसीडर नहीं करके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही एटॉमिक मास भी मान लेते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही एटॉमिक मास मान लेते हैं। अब मैं बताऊं एक प्रोटॉन में कितना मास होता है, तो 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। और एक प्रोटॉन में इतना मास होता है। अब इतने को कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बार बार इतना लिखो, तो इससे बड़ी हम इसको लिख लेते हैं कि ये वैल्यू जो है ये 1 AMU के बराबर है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आप सिर्फ U लिखा जाता है, यूनिफाइड यूनिट के बराबर। तो 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 जो होता है वो 1 AMU के बराबर होता है, जिसको अभी U लिखा जाता है। ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब अपने मास नंबर के बराबर ही कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का वेट जो होता है वो बहुत कम होता है। इतना क्लियर हुआ। तो एटम्स के एटॉमिक मास होते हैं उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बराबर। अब इसके लिए कई थ्योरीज आई हैं। तो फर्स्टली थ्योरी आई है हाइड्रोजन स्केल। हाइड्रोजन स्केल, फर्स्ट थ्योरी इज हाइड्रोजन स्केल। हाइड्रोजन स्केल के अकॉर्डिंग होता है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। और वन हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1.008, ठीक है। तो जो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट होगा वही एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट के बराबर होगा, अगर आप उसको 1.008 से डिवाइड कर दे सकते हैं, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो वो मास ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हुई, फिर आए भारी एलिमेंट्स, ठीक है। जब तक हल्के एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, तब तक तो चल गया, लेकिन जब भारी एलिमेंट्स आ गए तो प्रॉब्लम होने लगी। तो जब भारी एलिमेंट आ गए तो उसके बाद आपका आया दूसरा हाइड्रोजन स्केल, ठीक है। हाइड्रोजन स्केल, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो होता है 16। तो अब बोला गया कि एक एटम का एटॉमिक मास कितना होगा 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो दूसरा एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट ऑक्सीजन स्केल के अकॉर्डिंग मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर ऑक्सीजन एटम को 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो उसका जो एक पार्ट होगा वो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट से अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हो गई, बाहरी एलिमेंट्स का तो ऐसे हो जा रहा था, लेकिन फिर प्रॉब्लम हुई आइसोटोप्स की, ठीक है। तो बेसिकली आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम होता है। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसके लिए फिर आया थर्ड और स्टैंडर्ड स्केल, जिसको हम बोलते हैं कार्बन स्केल। अब कार्बन की 3 आइसोटोप्स होते हैं, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 एंड 6 कार्बन 14, जिसमें से आपको पता होगा कि 6 कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते, जिनको हम रेडियो एक्टिव रेस से बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब अब हमारे पास 2 बचा कार्बन 12 एंड कार्बन 13।
तो अब हम ये कार्बन 12 जो है इसको एक स्टैंडर्ड स्केल लेंगे ताकि हम आइसोटोप्स के भी निकाल लें। तो इसको जब हम स्टैंडर्ड स्केल लेते हैं तो हमको पता चलता है कि अगर कार्बन 12 को 12 भागों में डिवाइड कर दे तो उसका जो एक भाग होता है उससे अगर मास ऑफ किसी एलिमेंट के 1 एटम का मास डिवाइड कर देंगे तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, या मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। अब अगर मैं इसको हटा के लिखना चाहूँ तो यहाँ पर इसको हटा के मास ऑफ 1 ऑक्सीजन लिख के मल्टीप्लाई बाय 16 और यहाँ पर मास ऑफ 1 कार्बन, मास ऑफ 1 कार्बन मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको बताऊं, जब आपको एक एलिमेंट के एक एटम का मास पता होगा तो आप क्यों निकालोगे ये, ठीक है। ये बस ड्रामा है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये बस इतना है कि आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का वेट नंबर ऐड करना, वही उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। बहुत जगह पे हमको करना भी पड़ता है लेकिन बहुत जगह हम नहीं करते क्योंकि उसका पॉइंट में वेट आता है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो अब शुरू होगी, एवरेज एटॉमिक मास। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है एवरेज एटॉमिक मास। आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है एवरेज एटॉमिक मास। ओके, जब भी मैंने ये शुरू किया तो मैंने आप लोगों को आइसोटोप्स के बारे में बताया। जब आइसोटोप्स एक बार ढूंढने लग गए तो बहुत सारे आइसोटोप्स मिलने लग गए। अब हमको पता चला कि जो एलिमेंट होता है वो अकेले नहीं आइसोटोप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हम उसका एटॉमिक मास कैसे रखें। कार्बन 12 और कार्बन 13 तो हम उसका एटॉमिक मास 12 लेके करें या 13 लेके करें, तो हमको कन्फ्यूज़न होने लगी। तो इसलिए ये सेगमेंट आया एवरेज एटॉमिक मास। मतलब जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनके हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेंगे और वही मास हम उसका एटॉमिक मास मान के चलेंगे, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई बाय a प्लस n मल्टीप्लाई बाय b प्लस l मल्टीप्लाई बाय c अपॉन m प्लस n प्लस l, जहाँ पर m n l जो होते हैं रेशियो होते हैं, रेशियो ऑफ एलिमेंट कि वो कितने कितने रेशियो में प्रेजेंट है, और a b एंड c क्या होते हैं, ये होते हैं मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स, ये होते हैं मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा लेकिन अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देखो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 17Cl35 और 17Cl37। अब इसका अगर मुझे कोई पूछे कि क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है तो हम 35 रखेंगे तो हो सकता है 37 वाले की बात कर रहा हो, अगर हम 37 रखेंगे तो हो सकता है 35 वाले की बात कर रहा हो। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम इसका निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो जो क्लोरीन 35 होता है ये प्रेजेंट होता है 75.53% इन्वायरमेंट में, और जो क्लोरीन 37 होता है वो प्रेजेंट होता है 24.47% इन्वायरमेंट में। अब हम इसका निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। अब mn क्या है, रेशियो में है, ये तो परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, इसको भी डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। a कितना होगा, a इज़ 35 एंड b इज़ 37, वैल्यू रखो m की वैल्यू। अब इसको अगर 100 से डिवाइड करोगे तो 0.75 आ जाएगा ना, 7553, और ये हो जाएगा 0.2447। तो आपका m की वैल्यू कितनी आ गई, 0.7553 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 35 प्लस
0.2447 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 37 अपॉन m+n 0.7553 प्लस 0.2447। अब एक बात और आप लोग सोचो, कोई भी चीज़ प्रेजेंट होती है अपने आप में 100% में ही तो प्रेजेंट होती है ना। तो आप कोई भी चीज़ जो भी प्रेजेंट होगी उसका सम तो हमेशा 100% ही आना है। और परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है 100% का एक। मतलब कोई चीज़ एक ही तो प्रेजेंट होती है, उसमें कुछ भाग में ये आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे ना, तो हमेशा ये जो सम होगा ये एक आ जाएगा। आप लोग सम करके भी देख सकते हो, ये 1.000 आ रहा है जो कि किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो अगर 75.53 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, अगर 75.53 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो आपका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया 75 है, मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो आ जाएगा 26.43। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.2447 मल्टीप्लाई बाय 75 लिखा क्या मैंने, ये 37 है, 37 मल्टीप्लाई बाय 37 तो आपका वैल्यू आ जाएगा 9.05। अब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 34.48 और आप सिग्निफिकेंट वैल्यूज में लिखोगे तो 35.48 और अगर आप सिग्निफिकेंट वैल्यू में लिखोगे तो ये 35.5 हो जाएगा। तो जो क्लोरीन है उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 35.5%। ये क्लोरीन का आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब अगला वाला हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप सो आप लोगों को एवरेज एटॉमिक मास क्लियर हो गया हो। तो हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास के। आप लोगों को पता है जब मैं बोलना बंद करती हूँ ना तो व्हीकल्स की आवाज़ भी बंद हो जाती है, और जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ व्हीकल भी पी 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 करने लगता है। मतलब मेरे साथ ना टाइम मैच कर रखा है। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। आइसोटोप्स क्वेश्चन, आइसोटोप 54 Fe, 56 Fe and 57 Fe are present in environment with respect of 5%, 9% and 5%. Find the average atomic mass of Fe या फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या पता है एवरेज एटॉमिक मास का, m मल्टीप्लाई बाय a प्लस n मल्टीप्लाई बाय b प्लस
L मल्टीप्लाई बाय C इक्वल्स टू M प्लस N प्लस L, जो कि 100 आना ही है। यहीं पे देख लो ये 100 साफ साफ दिख रहा है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, वरना अपनी खुशी के लिए लिख भी सकते हो। 5 जो है इसको किस में बदलना पड़ेगा आपको, इसको बदलना पड़ेगा फ्रैक्शन में। तो आप किससे 100 से डिवाइड कर दोगे, और 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 54 प्लस ये हो जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 56 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 57 अपॉन 0.05 प्लस 0.9 प्लस 0.05, जो कि 1 आना ही आना है। आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 54 से तो आपका कितना वैल्यू आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 54 से, सॉरी 0.05 को मल्टीप्लाई करना है 54 से, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 54 इक्वल्स टू 2.7, ये आ गया 2.7 प्लस 0.9 मल्टीप्लाई बाय 56 इक्वल्स टू 50.4 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 57 इक्वल्स टू 2.85। आप तीनों का सम करोगे 2.85 प्लस 50.4 प्लस 2.7 इक्वल्स टू 55.95। 55.95 जो है एवरेज एटॉमिक मास होगा किसका, आयरन का। यूनिट क्या है, यू है या फिर AMU है, ये है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ हो। 2 और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बोरॉन का 2 आइसोटोप है, बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11, परसेंटेज है 19.6 एंड 80.4। एवरेज एटॉमिक मास बताना है बोरॉन का, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास बताना है बोरॉन का। तो क्वेश्चन है बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11, बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11। बोरॉन 10 पॉइंट होता है किस में, 19.6 में, 90.6%, और ये फाइंड होता है बोरॉन 11 80.4%, 80.4%। M क्या हो जाएगा 0.196 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0.804 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। नीचे इन दोनों को ऐड करोगे 100 आना, 100 का 1 हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1.96 प्लस मल्टीप्लाई करो 4 8 एंड 8.844, सम करेंगे तो 4 0 8 10.804। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.804 AMU। अच्छा, अब अगर मैं पूछूँ इसको मुझे ग्राम में बताओ तो जब एक AMU में होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24, तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ग्राम में आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्बन अकर इन नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 13, ठीक है। कार्बन 12 और कार्बन 13 के मिक्सचर में कार्बन मिलता है नेचर में, कार्बन 12 और कार्बन 13। मैंने B ऐसे लिख दिया जैसे मुझे बोरॉन ही वापस लिखना था, ओके। कार्बन 12 और कार्बन 13, आप लोगों को मैंने बताया था कार्बन 14 भी आइसोटोप में मिलता है, लेकिन वो क्या होता है रेडियो एक्टिव, और रेडियो एक्टिव नेचर में नहीं ऑब्टेन हुआ रहता है। इनका जो एवरेज एटॉमिक मास है ये दे दिया है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू 12.011, ठीक है। और आप लोगों को बताना है द परसेंटेज ऑफ कार्बन 12, आपको कार्बन 12 का परसेंटेज बताना है, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो,
तो आप लोग को मानना पड़ेगा। फॉर्मूले रहने देते हैं। हमने मान लिया कि कार्बन 12 जो है वो x% प्रेजेंट है, और कार्बन 12 अगर x% है तो कार्बन 13 100 माइनस x% होगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते थे हम, 100 से डिवाइडेड, और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस x अपॉन 100। ठीक है, अब m की वैल्यू कितनी है, x अपॉन 100। a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n की वैल्यू कितनी है 100 माइनस x अपॉन 100, और b की वैल्यू कितनी है 13, इक्वल्स टू कितना है 12.011। अब आप देखोगे इसको तो ये हो जाएगा 12x अपॉन 100, और ये हो जाएगा 1300 माइनस 13x अपॉन 100 इक्वल्स टू 12.011। ये 100 है तो उधर चला जाएगा, तो वहाँ कितना आ जाएगा 12011। ठीक है, इक्वल्स टू आ जाएगा 1300 माइनस 13x और प्लस 12x। इसी साइड लिख देती हूँ मैं, ये आ गया 1201.1 मल्टीप्लाई किया 100 से। अब ये जो है 1300, इसको अगर आप इसी साइड छोड़ दो 1300 को, और वो वाला इस साइड लेकर तो माइनस 1201.1 इक्वल्स टू 13x माइनस 12x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अगर इसको माइनस करोगे तो 98.9 आ जाएगा। तो 98.9 कितना, 98.9% आपका कितना क्या प्रेजेंट है, कार्बन 12 प्रेजेंट है, और कार्बन 13 100 में से माइनस करना है, और फ्रैक्शन में 0.989 जो होता है उतना एक भाग में 0.989 भाग जो होता है कार्बन 12 प्रेजेंट होता है कार्बन के। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं इसको चेक कर लूँगी। और आप लोगों को कुछ और पढ़ना होगा तो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूँगी। मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पाती हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं रेगुलर क्या ही बनाऊँ। ठीक है, टॉपिक्स तो बहुत सारे, बट कुछ समझ नहीं आता कुछ कि कैसे मैं उसको क्या करूँ, क्या बनाऊँ। तो आप लोगों को अगर कोई टॉपिक पढ़ना होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं उसका वीडियो डाल दूँगी। ओके, थैंक यू।